यूरिक एसिड इतनी ज़्यादा बनना, ये कोई हमारे बॉडी का स्वाभाविक नियम नहीं है। अनजाने में मानव जब बहुत ज़्यादा किसी हाई प्रोटीन डाइट पे जब वो निर्भर हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसका जो है अ, उस प्रोटीन का जो वेस्टेज बनता है, उस वेस्टेज का नाम है यूरिक एसिड। तो जितना ज़्यादा कोई आदमी हाई प्रोटीन डाइट पे रहेगा, उतना ही ज़्यादा उसका यूरिक एसिड बढ़ेगा ही, हर हालत में, ये उसका नियम है। अगर आप भारत के और पूरे विश्व भर के जितने भी लोगों का अगर आप ब्लड रिपोर्ट करवाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम लोगों में यूरिक एसिड थोड़ी या कम मात्रा में बढ़ा हुआ ही है। बॉडी में अगर एसिड का डेवलपमेंट हो रहा है और उसको ठीक नहीं किया गया, तो आने वाले भविष्य में कोई भी बड़ी बीमारी के लिए उसको तैयार रहना ही पड़ेगा। और ये बड़ी बीमारियां कई तरह की हो सकती है, क्योंकि एसिड बॉडी में जो कमजोर अंग होता है ना, वो सबसे पहले प्रभावित होता है। तो इसलिए यूरिक एसिड जाकर किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। वो किडनी खराब कर सकती है, वो आपके जॉइंट्स में पेन पैदा कर सकती है, वो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई कर सकती है, वो आपके सर दर्द पैदा कर सकती है, आपकी लीवर को भी डैमेज कर सकती है। इस तरह बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स है इसके। देखिए, एक सप्ताह के अंदर अंदर ना एक आदमी इस पेन से छुटकारा पा सकता है, एक वीक के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर N.K. शर्मा से। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप सभी को मेरा भी सबको नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, आपके पास में बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जिनमें से कुछ यूरिक एसिड के भी होते होंगे। तो आज हमारा विषय है यूरिक एसिड, जिस पर हम आपसे जानेंगे कि यूरिक एसिड के सिम्टम्स क्या होते हैं, यूरिक एसिड कब बढ़ जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, खाने पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए, और क्या घर पर रहकर भी यूरिक एसिड को ठीक किया जा सकता है या फिर नेचुरोपैथी में इसका क्या इलाज है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपसे कि ये जो यूरिक एसिड होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। हाँ, वंदना जी, पहली बात तो ये है कि यूरिक एसिड इतनी ज़्यादा बनना, ये कोई हमारे बॉडी का स्वाभाविक नियम नहीं है। अनजाने में मानव जब बहुत ज़्यादा किसी हाई प्रोटीन डाइट पे जब वो निर्भर हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसका जो है अ, उस प्रोटीन का जो वेस्टेज बनता है, उस वेस्टेज का नाम है यूरिक एसिड। यानी कि उसका यूरिया और यूरिक एसिड दोनों उससे बनते हैं। तो जितना ज़्यादा कोई आदमी हाई प्रोटीन डाइट पे रहेगा, उतना ही ज़्यादा उसका यूरिक एसिड बढ़ेगा ही, हर हालत में, ये उसका नियम है। तो आज सिर्फ कुछ चंद लोगों में यूरिक एसिड की बात नहीं है। अगर आप भारत के और पूरे विश्व भर के जितने भी लोगों का अगर आप ब्लड रिपोर्ट करवाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम लोगों में यूरिक एसिड थोड़ी या कम मात्रा में बढ़ा हुआ ही है। तो ये यूरिक एसिड जब बढ़ता है हमारे शरीर में, तो सबसे पहले हमारे शरीर में, हमारे अंगूठे में या हमारी उँगलियों में, हमारे जॉइंट्स में और इन सब में एक बहुत सीवियर पेन शुरू होता है। हमारी बॉडी में हमारे दर्द बढ़ जाते हैं, हमारे जॉइंट्स में थोड़ा भारीपन आने लगता है, हमें थकावट होने लगती है। और कई बार यही यूरिक एसिड हमारे यूरेट्स के रूप में बनकर हमारी किडनी में जाकर ये स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में बहुत सारे अंगों पे इसका एक क्षतिग्रस्त प्रभाव, यानी कि डैमेजिंग इफेक्ट जो है वो धीरे-धीरे होने लगता है। तो इसीलिए यूरिक एसिड अगर किसी व्यक्ति को अपने ब्लड में अगर कम करना है, तो उसको तुरंत अपने आहार में जो प्रोटीन इंटेक जो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, उनको कम करना है। अब सवाल ये आता है कि प्रोटीन किस-किस को कहें और कौन-कौन से आहार में होते हैं? देखिए, जो लोग नॉन-वेज ज़्यादा खाते हैं, उनका सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ता है। यानी कि मीट है, अंडे हैं, मछली है। और अगर नॉन-वेज में भी अगर देखा जाएगा, तो मछली से ज़्यादा जो है मीट से ज़्यादा यूरिक एसिड बनती है, क्योंकि वो प्योर प्रोटीन है, यूँ समझ लें। और
बाकी फिर जो दूसरे प्रोटीन हमारे आहार में होते हैं, जैसे हम खूब दूध पीते हैं, हम पनीर खाते हैं, हम चीज़ खाते हैं, और कई लोग बहुत ज़्यादा दाल, राजमा, छोले, उड़द, बेसन और कई बार सोयाबीन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो मूँगफली और काजू खाते-खाते उनको पता तक नहीं चलता कि उन्होंने कितनी मूँगफली और काजू खा लिए। क्योंकि ये 2 चीज़ें बड़ी एक लत की तरह है कि एक बार जब आप खाने बैठते हैं, तो फिर आप खाते ही चले जाते हैं, आप जो समझ लें। तो इस तरह से ये जो हमारी जो आदतें होती है, ये सारे खाने जो हमारे भोजन में होते हैं, और आप एक बात और भी अनुभव करेंगे कि आजकल हमारे खाने में ये चीज़ें इस कदर जुड़ गई है कि अगर आप सुबह से शाम तक अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति का आप अगर भोजन देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि सब यूरिक एसिड क्रिएटर्स हैं और एसिड भी क्रिएटर्स हैं। देखिए, बॉडी में कई तरह की एसिड्स बनती हैं। यूरिक एसिड एक वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट है, ठीक है ना? तो उसमें अगर आप सुबह से चाय पीते हैं, तो चाय से भी हल्की थोड़ी यूरिक एसिड बनती है। तो चाय भी जो एक बहुत बड़ा यूरिक एसिड क्रिएटर है। और उसके बाद में उसमें शुगर खाते हैं, वो भी हमारे ब्लड में जो है एक प्रकार से एसिड क्रिएटर है। फिर बाद में आप देखोगे कोई सुबह दूध पी रहा है, कोई बेसन की चीलें खा रहा है, कोई छोले भटूरे खा रहा है, कोई पराठे खा रहा है। तो इवन गेहूं और दाल भी जो होते हैं, क्योंकि वो भी थोड़े से अनाज में प्रोटीनस आहार है, तो उनसे भी हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बनने की संभावना होती है। यानी कि जो लोग दिन भर में नॉनवेज भी खा रहे हैं, नट्स भी खा रहे हैं और दूध भी पी रहे हैं, पनीर भी खा रहे हैं, चीज़ भी खा रहे हैं, दालें भी खा रहे हैं, तो उनके आहार में यूरिक एसिड बनना बिल्कुल एकदम स्वाभाविक होता है। तो अब इस यूरिक एसिड को अगर कोई कहे कि मुझे उसको ठीक करना है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जितने भी प्रोटीनस आहार है, तो वो सब उसको अपने खाने में से निकालने पड़ेंगे। यानी कि कुछ दिनों तक या महीनों तक उसको कम करना पड़ेगा, प्रोटीन इनटेक बहुत लिमिटेड करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हमारे प्रोटीन में जो यूरिक एसिड बनती है, उसमें 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, जो एक कम यूरिक एसिड बनाता है, एक ज़्यादा यूरिक एसिड बनाता है। जैसे जितने नॉन-वेज दूध, पनीर, दालें वगैरह जो होती है, ये टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं, यानी कि इनका यूरिक एसिड का बनना स्वाभाविक है। लेकिन एक ऐसे भी प्रोटीन होते हैं, जिनको खाने के बाद में कम यूरिक एसिड बनती है, वो क्या है? अंकुरित दालें, यानी कि स्प्राउट। जो दालें अंकुरित बन जाती है ना, फिर उनका वो जो एसिड बनाने का जो गुण है, वो खत्म हो जाता है और वो अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाती है। और जो जितने भी नट्स होते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, मूंगफली, नारियल। देखिए, नारियल जो है ये कोकोनट है, लेकिन ये अल्कलाइन है। इसी तरह अगर बादाम, मूंगफली, काजू, अखरोट सब भीग जाए, तो ये सब अल्कलाइन हो जाते हैं। और फिर ये प्रोटीन आप खा रहे हो, लेकिन सुपाच्य अवस्था में खा रहे हो, और या इनका आप दूध बना के पी रहे हो। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में कभी भी यूरिक एसिड डेवलपमेंट नहीं करते। इसलिए अगर किसी को ये डर है कि मैं प्रोटीन कम खा रहा हूँ, मेरी या फैट कम खा रहा हूँ, मेरा प्रोटीन कहीं कम ना हो जाए, तो ऐसे लोगों को नॉन टॉक्सिक प्रोटीन जो होता है, जिसको हम नट्स और स्प्राउट्स कहते हैं, ये 2 प्रकार के प्रोटीन का अगर वो अपने भोजन में ले लेता है, तो थोड़ा बहुत तो प्रोटीन तो रोटी, चावल और जो खाएगा वो अनाज, चाहे वो गेहूँ खा रहा है, बाजरा खा रहा है, ज्वार खा रहा है या मिलेट्स खा रहा है, तो उससे भी थोड़ा बहुत तो प्रोटीन मिलता ही रहता है। तो उस कंडीशन में बॉडी में कहीं पर भी आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने का रास्ता भी नहीं है, और आपका प्रोटीन कम हो जाने से ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड जो है पुरानी बनी हुई है, वो धीरे-धीरे बॉडी में से निकलने लगती है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होगा कि भाई क्या खाएँ कि जिससे ये सारा यूरिक एसिड बॉडी में से निकल जाएँ और न्यूट्रलाइज़ हो जाएँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जितने भी अल्कलाइन जो फूड होते हैं, यानी कि जिससे वेस्टेज जो है वो अल्कलाइन में अल्कलाइन बनता है, तो ऐसे अल्कलाइन फूड जो है, उसमें सबसे ज़्यादा जो खट्टे फल होते हैं ना, जितने भी, वो बहुत जल्दी यूरिक एसिड को नष्ट करते हैं। जैसे नींबू है, आंवला है, संतरा है, मौसम्बी है, अनार है, पाइनएप्पल है। तो इस प्रकार के जो आहार होते हैं, जिसमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है,
ये अंत में जाकर हेवीली ऑल्कलाइन में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा, जितनी भी जो हरी पत्तियां होती है, जैसे पालक है, पत्ता गोभी है, धनिया पुदीना है, करी पत्ता है, ये सब जो हरे पत्ते होते हैं, लेटूस है, सलाद की पत्ती है, सेलरी की पत्ती है, इस जितनी भी जो पत्तियां होती है ना, ये सबसे ज्यादा यानी कि नंबर 1 नंबर पर ये ऑयल है। तो आप इनका कोई भी अगर जूस इसके साथ पीते हैं, इसके अंदर आप डाइल्यूशन करके, यानी कि उसमें कुछ थोड़ा सा उसको उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम थोड़ा मिक्स करने के लिए आप उसमें घिया है, पेटा है, खीरा है, ये सब अल्कलाइन जूसेस होते हैं, वो उसमें आप मिला सकते हैं। तो यूरिक एसिड जो है इस प्रकार के, अगर आप अल्कलाइन चीजों को ज्यादा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके खून में बदलाव आएगा और यूरिक एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में फिर आपके जो यूरिक एसिड से रिलेटेड जो भी किडनी के स्टोन बने, या आपको पेन हो रहा है आपके टांगों में, आपके उंगलियों में, कहीं पर भी दर्द हो रहा है, तो वो सब धीरे धीरे जो है वो समाप्त होने लग जाएंगे और आप यूरिक एसिड के प्रॉब्लम से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम है हमारे परिवारों में, कि फल और सलाद खाने की अच्छी आदतें नहीं है। हम इनको हमेशा प्रसाद की तरह खाते हैं और हम केवल, या तो कोई लोग नॉनवेज ही खाए जा रहे हैं, कोई रोटी दाल ही खाया जा रहा है, कोई दूध दही पनीर ही खाया जा रहा है, यानी तो हैवी खाना खाया जा रहा है। और यहाँ कोई मैदा चीनी तला हुआ इतना ज्यादा खा रहा है कि उससे भी, और कोको कोला पी रहा है या चाय कॉफी पी रहा है, अल्कोहल पी रहा है, तो उससे भी यूरिक एसिड बहुत ज्यादा, यानी कि कई तरह के एसिड के साथ यूरिक एसिड का भी डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो इसीलिए जब तक अब इनको कम नहीं करेंगे और हमारे खाने में फल सलाद स्प्राउट्स और भीगे हुए नट्स और या उनके नट मिल्क ये नहीं बढ़ाएंगे, तब तक यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल काम है। डॉक्टर शर्मा, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है जब हम टेस्ट कराते हैं तो? देखिए, जनरली जो है हमारी यूरिक एसिड जो है वो डाउन होके कम से कम हमारे 6-7 के आसपास आ जानी चाहिए, नहीं तो लोगों की तो 8-9 तक पहुंच जाती है, 10 तक भी पहुंच जाती है। तो यूरिक एसिड जितना मतलब 6-7 के पॉइंट के आसपास रहेगा उतना उसको थोड़ा आराम रहेगा। अगर इससे ज्यादा बढ़ गया, 8-9-10 के आसपास पहुंच गया, तो उसमें फिर उनको तकलीफ होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, ये बहुत सारी चीजों पे फैक्टर पे भी डिपेंडेंट होता है। अगर हम एक्सरसाइज अच्छी करते हैं तो कई बार किडनी बड़ी सामर्थ्यवान होती है, निकाल के फेंक भी देती है अगर हम खा भी रहे होते हैं। पर अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो हो गया, आपकी एक्सरसाइज लो हो गई, तो फिर ये बॉडी में रिटेन होकर जो है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो क्या उसके बाद और भी कई बीमारियां होती हैं? जी हाँ, मैंने बताया कि देखिए किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि उससे यूरेट्स बनते हैं, और साथ साथ में अगर वो आपका यूरिक एसिड, मान लीजिए आपने अगर ठीक नहीं किया और आप गोलियां खा खा कर अपने आप को उसको छुपाए जा रहे हैं या दबाए जा रहे हैं, तो बाद में भविष्य में जाकर वही एसिड जाकर, देखिए एसिड का मतलब क्या है, इरिटेबल कंपाउंड, यानी कि जो हमारे बॉडी में इरिटेशन पैदा करता है। तो जो चीज सेल को इरिटेट करते ना, उसको सूजन पैदा करती है, और सूजन पैदा करके उसको धीरे धीरे उसको अल्सरेशन पैदा करती है, उसको डैमेज करती है, उसको डीजनरेशन की तरफ लेके जाती है। तो इसलिए बॉडी में अगर एसिड का डेवलपमेंट हो रहा है और उसको ठीक नहीं किया गया, तो आने वाले भविष्य में कोई भी बड़ी बीमारी के लिए उसको तैयार रहना ही पड़ेगा। और ये बड़ी बीमारियां कई तरह की हो सकती है, क्योंकि एसिड बॉडी में जो कमजोर अंग होता है ना, वो सबसे पहले प्रभावित होता है। तो इसलिए यूरिक एसिड जाकर किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। वो किडनी खराब कर सकती है, वो आपके जॉइंट्स में पेन पैदा कर सकती है, वो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई कर सकती है, वो आपके सर दर्द पैदा कर सकती है, आपके लीवर को भी डैमेज कर सकती है। इस तरह बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है इसके। अचानक अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ने के कारण पेन हो रहा हो तो उस वक्त क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी को पेन, जैसे जनरली अंगूठे में पेन होता है, उंगलियों में पेन होता है, बॉडी में पेन होता है, तो उसको सबसे पहले जितने भी जो ठोस आहार है, सॉलिड फूड है, यानी कि रोटी सब्जी चावल दाल, ये नॉन वेज दूध दही पनीर, ये सब बंद कर देने चाहिए और उसको लिक्विड डाइट पे आ जाना चाहिए। खूब पानी पीना चाहिए उस समय थोड़ा सा, और वेजिटेबल जूसेस रॉ यानी कि कच्चे
जैसे गाजर का जूस है, पालक, पत्ता गोभी, घिया, खीरा का जूस है, पेठे का जूस है, घिया का जूस है, नारियल पानी है और सूप वगैरह है, और थोड़े बहुत मात्रा में फल वगैरह खा लिए। तो इसमें जितना ज्यादा आप इस तरह के जूसेस और अल्कलाइन चीजें लेते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, इमीडिएट बॉडी में ना केमिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और जो पेन यूरिक एसिड के कारण जो हमें डेवलप हो रहा था, वो धीरे धीरे 24 घंटे में डाउन होने लगता है। पर अब लोगों को कई बार इमीडिएट रिलीफ की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके अंदर फिर क्या करना चाहिए कि हॉट एंड कोल्ड बाथ का यूज करना चाहिए, यानी कि उनको अपने पाँव को 3 मिनट गर्म पानी में रखना चाहिए और 1 मिनट ठंडे पानी में, 3 मिनट गर्म पानी में, फिर 1 मिनट ठंडे पानी में। तो इस तरह से गर्म ठंडा सेक करके लास्ट में ठंडे से खत्म करना चाहिए, और उसके बाद में चाहे तो वो सॉक्स वगैरह पहनना है तो पहन लें। तो इससे क्या होगा कि वो कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन, हॉट एंड कोल्ड से क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन है एक्सपेंशन। तो उससे फायदा ये होता है कि वो जो यूरिक एसिड वहां जमा होकर ब्लड ब्लड कंजेशन पैदा कर रहा था, वो वहां पर डिसॉल्व होकर वहां से हटकर उसको इमीडिएट उसको जो है ना आराम मिलने लग जाता है। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई लोग एनर्जी हीलिंग जानते हैं, जिसको रेकी कहते हैं, अगर वो जानते हैं तो उससे भी 15-20 मिनट उपचार करने से इमीडिएट उससे लाभ मिलता है। और तीसरा जो है, अब बाकी तो देखिए थोड़े मेडिकल जो ट्रीटमेंट होते हैं टेम्परेरी, अगर कोई मान लो कोई पेन, आजकल पेन के जो स्प्रे आते हैं या कोई इस प्रकार के जो आजकल ट्रीटमेंट है, वो टेम्परेरी अगर यूज करता है तो एक दो बार यूज करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि इमीडिएट रिलीफ सबको चाहिए होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये सारे जो नेचुरल उपचार भी और थोड़ा बहुत टेम्परेरी मेडिकल उपचार, ये दोनों का समन्वय करके अगर वो करता है, और जब तक वो अपनी खान पान में अगर चेंजेस ले आता है, तो फिर उसको 24 घंटे के अंदर अंदर ना बॉडी में ये पेन का जो फोर्स है, यानी कि इंटेंसिटी है, वो काफी कम हो जाती है और उसको आराम मिलने लग जाता है। देखिए, एक सप्ताह के अंदर अंदर ना एक आदमी इस पेन से छुटकारा पा सकता है, एक वीक के अंदर बता रहा हूं मैं आपको। क्या ये पेन किसी को भी हो सकता है या इसकी कोई खास उम्र होती है? नहीं नहीं नहीं, देखिए यूरिक एसिड तो बचपन में अगर आप बचपन से भी अगर आप खूब नॉनवेज खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, आप खाने, तो आपको 20-25 साल की उम्र में भी हो सकता है। ऐसा मेरे पास यंग यूथ भी काफी आते हैं जो अभी बिल्कुल युवा है और उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। देखिए, पहली बात तो आज की जो जीन्स है ना, वो उतनी स्ट्रांग और इम्यून वाली नहीं है, अच्छी इम्यूनिटी वाली नहीं है, तो बॉडी की रेसिस्टेंस भी बड़ी पुअर है। तो उस कंडीशन में ऐसे जवान लोग भी आते हैं। तो उम्र का मैंने इसमें कोई बहुत ज्यादा देखा नहीं है, पर हाँ, एक सर्टेन उम्र के बाद में 30-40-50 के बाद में जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म लो होने लगता है, गंदगी कम निकलने लगती है, उस कंडीशन में फिर बॉडी में ज्यादा डिपॉजिट होने लगता है। पर अब ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ कि सब समाप्त हो गई, अब तो किसी भी उम्र में कभी भी आ सकता है। डॉक्टर शर्मा, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। उम्मीद है हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएंगी। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी सबको बहुत बहुत नमस्कार। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।